ससुराल का रेस्टोरेंट। शेफाली बेटी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था, कल तेरी छोटी बहन डॉली को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो तू और दामाद जी भी आ जाना। अच्छा ये बता, दामाद जी को अलग से फोन करूँ या तेरे कहने से न्योता स्वीकार कर लेंगे? अरे नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही उन्हें बता दूंगी। वैसे कितने लोग आ रहे हैं? मतलब सब तैयारी हो गई है ना? अभी कहाँ बेटी, और वैसे भी लड़के वालों का खुद का बड़ा परिवार है, और कह रहे थे कि देखने दिखाने की रस्म के लिए उनके साथ और भी कई लोग आने वाले हैं, जैसे लड़के की बुआ, मामा, मामी, ऐसे कुल मिलाकर 30-40 लोग तो हो ही जाएंगे। और फिर हमारा और तेरा परिवार वो अलग। अब तू तो जानती है हमारा छोटा सा 2 BHK का फ्लैट है, इसमें 20 लोगों में इतनी भसड़ हो जाती है। याद है जब अभिनव जमाई जी तुझे देखने आए थे तो कितनी परेशानी हो रही थी इस घर में। इसलिए हम सोच रहे थे क्यों ना हम ये देखने दिखाने की रस्म जमाई जी के रेस्टोरेंट यानी तेरे ससुराल के रेस्टोरेंट में ही रख लेते हैं। तू जमाई जी से बात करके देख क्या बोलते हैं। ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। मैं अभिनव जी से बात करके आपको बताती हूँ। शाम को अभिनव रेस्टोरेंट से घर आता है तो शेफाली उन्हें सारी बात बताती है। कल के लिए रेस्टोरेंट और वो भी 40 लोग, फिर तो वो बुक ही करना पड़ेगा ताकि उसमें और कोई कस्टमर ना पाए। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल के लिए रेस्टोरेंट अपनी फैमिली के लिए बुक कर दो। तुम तो जानते हो हमारा घर छोटा है, तो बस इसी के लिए माँ पापा थोड़े परेशान है। अच्छा ठीक है, मैं कल के लिए रेस्टोरेंट बुक कर देता हूँ। अभिनव अगले दिन रेस्टोरेंट बुक कर देता है। जीजू आपने स्नैक्स तो बढ़िया बढ़िया रखवाए ना। वो क्या है ना, गगन जी की फैमिली पंजाबी फैमिली है और उनको खाने पीने का कितना शौक होता है ये तो आप अच्छे से जानते हो। हाँ साले साहब, सब इंतजाम हो गया, आप टेंशन मत लो। अभिनव ने सब इंतजाम बढ़िया से कर रखा था। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं और देखने दिखाने की रस्में पूरी होती हैं। दोनों परिवारों की आपसी सहमति से ये रिश्ता पक्का हो जाता है। शेफाली बेटा जा वेटर को बोल ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आए और खाने के लिए कुछ चटपटा लाने के लिए बोल। हाँ माँ, अभी बोलती हूँ। बबलू भैया जरा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन और चिली पटेटो ले आइए। मेरे लिए तो तू कुछ मीठा भी मंगा ले, उसके बिना तो मेरा कुछ नहीं होता। लड़के वालों से ज्यादा तो शेफाली के परिवार वाले ही सब भपकाने में लगे हुए थे। फिर कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। शोभा शेफाली से कहती है, चलो अच्छा है, सब सही से निपट गया। जमाई बाबू ने बड़े ही अच्छे से सब इंतजाम कर रखा था। अब बेटी जमाई जी को क्या ही पैसों के लिए पूछूं, वो भी क्या कहेंगे कि ऐसे पूछकर मैं उन्हें शर्मिंदा कर रही हूँ। मेरे जमाई तो इतने अच्छे हैं, वो छूटते ही कहेंगे कि माँ जी ये क्या बात हुई, क्या मैं आपका बेटा नहीं? अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। ये कहकर वो सब एक बार भी बिल के बारे में ना पूछकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा अभिनव ये बात नहीं जानता था कि देखने दिखाने की रस्मों में सारा बोझ उसी की जेब पर पड़ जाएगा। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब शेफाली के मायके वालों ने अपनी बेटी के ससुराल वालों के रेस्टोरेंट का फायदा उठाया हो, और बेचारा अभिनव शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाता। ऐसे कई दिन फिर बीत गए। फिर एक रोज, अभिनव तुम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हो तो मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो ना। वो माँ का फोन आया था, बुला रही थी कि तेरी याद आ रही है, आजा। अच्छा ठीक है, रेडी हो जाओ। कुछ देर बाद शेफाली अभिनव के साथ कार में बैठकर अपने मायके आ जाती है। अभिनव उसे ड्रॉप करते ही रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। और डॉली मैडम क्या हाल है? शेफाली दीदी। शेफाली तू, अच्छा हुआ तू आ गई बेटी। देख तो तेरे पापा कल से कैसे चिंता में बैठे हैं। चिंता में? लेकिन वो क्यों माँ? वो सब मैं बताती हूँ। डॉली बेटा जा अपनी बहन के लिए शरबत बना कर ले आ। डॉली रसोई में चली जाती है। अब क्या बताऊं बेटी, लड़के वालों का फोन आया था और वो चाहते हैं कि सगाई का फंक्शन हम करें। अब तू तो जानती है कि अभी शादी ब्याह भी करना है, उसके लिए भी बैंकेट हॉल चाहिए होगा, तब भी खर्चा हो जाएगा। अब सगाई के फंक्शन के लिए भी हॉल चाहिए होगा, तो उसमें भी तो कितने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तू तो जानती है बेटी, तेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि सगाई का खर्चा और फिर शादी के वेन्यू का खर्चा उठा सकूं। अभी कमाने वाला भी मैं अकेला ही हूँ। रौनक अभी पढ़ाई कर रहा है। पापा आप क्यों चिंता करते हैं, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। वही तो मैंने भी इनसे कहा कि अगर कुछ नहीं मिला तो अपने जमाई का रेस्टोरेंट है, उसी में सगाई का प्रोग्राम कर देंगे। कम से कम 100 लोग तो होंगे ही। हाँ ये ठीक रहेगा बेटी, तू बात कर जमाई जी से। अच्छा ठीक है माँ बाबा, आप दोनों चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर उनसे बात करती हूँ। अगले दिन शेफाली घर लौट आती है। फिर रात को डाइनिंग टेबल पर जब ससुराल के सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे तब शेफाली इस बारे में बात करती है। डॉली की सगाई पार्टी, वो भी अपने रेस्टोरेंट में? शेफाली हाँ अभिनव, अब आप तो जानते ही हैं कि पापा का हाथ थोड़ा तंग है, ऊपर से लड़की की शादी, उसमें ऐसे ही इतना खर्चा हो जाता है। लेकिन तुम जानती हो ना शेफाली, एक दिन रेस्टोरेंट की फैमिली फंक्शन के लिए बुक करने से हमें कितना नुकसान होता है। ग्राहक नहीं आ पाते, उसका लॉस अलग झेलना पड़ता है। अभिनव बेटा, तेरे ससुराल वाले, अब हमारा भी तो परिवार है।
और अगर भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम उनकी कुछ मदद कर पाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसे बहू का मन भी रह जाएगा और उन लोगों को भी बुरा नहीं लगेगा। तेरे पापा ठीक कह रहे बेटा, और डॉली तेरी छोटी बहन जैसी है। वो तो तू हमारा इकलौता बेटा है, लेकिन अगर तेरी छोटी बहन होती तो तू उसके लिए भी तो ये सब खुशी खुशी करता ही ना। शेफाली के ससुराल वाले बड़े ही समझदार थे। फिर अभिनव भी उन सब की बातें मानकर अपने रेस्टोरेंट में सगाई का फंक्शन रख देता है और सारी तैयारियां करवा देता है। कुर्सियों की जगह वो सोफे लगवा देता है। साथ ही अपने ससुराल वालों के कहने पर कई तरह के स्नैक्स, खाना और मिष्ठान रखवा देता है। कुछ देर बाद सभी मेहमान तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वाह वाह जमाई बाबू, क्या खूब रेस्टोरेंट डेकोरेट करवाया है आपने। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा बैंकेट हॉल है। सगाई का फंक्शन सही से हो जाता है और फंक्शन होने के बाद एक बार फिर शेफाली के चालाक मायके वाले बिना बिल चुकाए वहाँ से चलते बनते हैं। शेफाली बेटी, जमाई बाबू सच में बड़े ही अच्छे हैं, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया। वैसे सच कहूँ तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है उनसे सोफे के किराए देने के बारे में पूछते हुए। अब तुम इतने पैसे वाले हो, इन थोड़े से पैसों से क्या ही फर्क पड़ेगा उनको, है ना। खैर छोड़, अब हम चलते हैं। और अब एक बार फिर वो सब चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। बेचारे अभिनव की जेब फिर से हल्की हो जाती है। वो घर आकर शेफाली को समझाता है। शेफाली, मैं ये नहीं कहता कि अपने परिवार के बारे में मत सोचो, लेकिन अपने मायके वालों के साथ साथ अपने ससुराल के घर का ख्याल रखना भी जरूरी है। तुम अच्छे से जानती हो मैंने कैसे दिन रात मेहनत करके ये रेस्टोरेंट खड़ा किया है। अगर हम रिश्तेदारी के नाम पर ऐसे ही सब फंक्शन करवाते रहे तो ऐसा ना हो कि एक दिन ये रेस्टोरेंट ही बंद हो जाए। शेफाली को अपने पति की बात समझ आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद डॉली और गगन की शादी की तारीख भी निकल आती है और अब शादी की शॉपिंग करवाने शेफाली उनके घर आती है। सारी तैयारियां होने के बाद एक बार फिर शोभा शेफाली से कहती है, शेफाली मैं सोच रही थी जैसे सारे फंक्शन अच्छे से निपट गए, ऐसे ही तेरे ससुराल के रेस्टोरेंट में हम शादी के पहले के फंक्शन मतलब जैसे मेहंदी हल्दी का प्रोग्राम भी रख लेते हैं। अब शादी के लिए तो बैंकेट हॉल बुक करना ही है, तू बात करना जमाई जी से। अब शेफाली को अपने मायके वालों की सारी कहानी समझ आ रही थी कि कैसे इतने वक्त से वो सब उसके ससुराल के रेस्टोरेंट का फायदा उठा रहे थे। माँ, अब मैं किसी से कोई बात नहीं करने वाली। ये तो मेरे ससुराल वालों की शराफत है कि वो चुपचाप आपकी हर बात मान जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शराफत का हम जरूरत से ज्यादा फायदा उठाएं। माँ पापा, मैं आज भी आपकी बेटी हूँ, लेकिन अब उस घर की बहू भी हूँ। यहाँ के साथ साथ मुझे उस घर की भी उतनी ही चिंता है। माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको मेरी बातें जरूर कड़वी लगी होंगी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ अपने ससुराल का रेस्टोरेंट संभालने। और हाँ, डॉली की शादी के फंक्शन और ब्याह में बुलाना होगा तो बुला लेना। मैं अभिनव और अपने ससुराल वालों के साथ आ जाऊंगी। ये कहकर शेफाली अपने ससुराल चली गई। अपने मायके वालों से प्यार करो, इसमें कोई बुराई नहीं, पर ससुराल की मर्यादा को भी कभी मत भूलो। ज्यादा छूट कभी कभी रिश्तों की गरिमा को कमजोर कर देती है। मायके और ससुराल वालों के बीच संतुलन बनाकर चलना ही एक बेटी बहू की सच्ची समझदारी है। बनारस से इलाहाबाद हाईवे जाने वाले हाईवे के बीच एक कच्ची सड़क भैरोपुर गांव जाती थी। वो गांव बहुत हरा भरा और शांति प्रिय था। उस गांव में मनोहर लाल का एक परिवार रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा अनिरुद्ध और उसकी बीवी ममता रहते थे। मनोहर के पास 50 एकड़ की खेती थी और उनका बहुत बड़ा घर भी था, लेकिन परिवार बहुत छोटा था। एक दिन मनोहर ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, हमारा इतना बड़ा घर है, लेकिन इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। घर में एक बहू आ जाएगी, बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, जिससे हमारा घर गूंज उठेगा। ये फैसला आपने बिल्कुल सही किया। अब अनिरुद्ध शादी के लायक तो हो ही गया है और इतनी बड़ी खेती भी वो संभालने लगा है, तो अब इसकी शादी कर ही देते हैं। क्यों अनिरुद्ध, तुम इस फैसले से खुश हो ना? माँ, पिताजी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात टाली है जो ये वाली टालूंगा। शादी का नाम सुनते ही मन में लड्डू फूट गया होगा, और बोल तो ऐसे रहा है जैसे हम पर एहसान कर रहा है। मनोहर उसी दिन से अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश करने लगा और कुछ ही दिनों बाद पंडित जी लड़की की तस्वीर लेकर उनके घर पहुंच ही गए। भाई साहब, इस लड़की का नाम राधिका है। इसका परिवार बनारस में रहता है। बहुत ही सरल और संस्कारी परिवार है। आप एक बार चल के लड़की वालों से मिल लीजिए। अगले ही दिन मनोहर अपने बेटे और बीवी को लेकर राधिका के घर पहुंचा और दोनों की शादी तय हो गई। कुछ ही महीनों बाद अनिरुद्ध और राधिका की शादी हो गई। सुहागरात वाले दिन इस गांव में तो बनारस से भी ज्यादा शांति है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा घर इतना बड़ा है, लेकिन इस घर में बहुत कम लोग हैं, जिससे मुझसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। राधिका, तुम चिंता मत करो, हम दोनों जम के मेहनत करेंगे, और एक दिन देखना हम 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 भी हो जाएंगे। इसी तरह दोनों की जिंदगी अच्छे से कटने लगी। फिर एक रात कुछ साधु महात्मा उनके घर पहुंच गए।
बेटा, हम लोग प्रयागराज से लौट रहे हैं, यात्रा पर निकले हैं। आज रात अगर आपके घर शरण मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे महात्मा हमारे घर पधारे हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहू, सभी के लिए खाने की व्यवस्था करो। जी पिताजी। राधिका ने सभी के लिए अकेले ही खाना बनाया। सभी साधु महात्मा खाना पीना खाकर सो गए और अगली सुबह उन सभी को आशीर्वाद देकर वहाँ से लौट गए। उनके जाने के बाद राधिका ने अकेले में अपने पति से कहा, बहुत दिनों बाद इतने सारे लोगों का खाना मैंने एक साथ बनाया, इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तब तक खेतों में होकर आता हूँ। राधिका अपने कमरे में आराम करने लगी और अनिरुद्ध खेतों में चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम को अनिरुद्ध के कुछ रिश्तेदार उनकी हवेली टपक पड़े। राधिका, आज तुम्हें फिर से इतने सारे लोगों का खाना एक साथ बनाने का मौका मिलेगा। मेरे मामा, मामा के लड़के, बुआ, बुआ के लड़के आए हुए हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब जब इतने सारे लोग आ ही गए तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। आने से पहले बता नहीं सकते थे ये लोग? अरे यार, मेहमान बताकर थोड़ी ही आते। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे घर मेहमान आते हैं। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी अकेले में ही बिता देते हैं, उनके घर कोई नहीं आता। राधिका ने रिश्तेदारों के लिए फिर से अकेले ही खाना बनाया और वो बहुत थक गई। लेकिन अब हर दिन उनके घर कोई न कोई आता ही रहता था। एक दिन राधिका इस बात से बहुत परेशान हो गई। उसने गुस्से में अपनी सास से बोला, सासू माँ, जब देखो तब हमारे घर कोई न कोई आता ही रहता है। कभी रिश्तेदार, कभी कोई संत महात्मा, कभी गांव वाले ही खाना खाने आ जाते हैं, तो कभी अनजान लोग भी आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मेरा ससुराल है या धर्मशाला। अगर खाना बनाने में तुझे तकलीफ होती है तो मुझे बता दिया कर, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी। सासू माँ, सिर्फ 2 लोग मिलकर इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे हर रोज? साल 6 महीने में एक बार मेहमान आए तो ठीक लगता है। रोज रोज मेहमान नवाजी अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो आप अपने घर को धर्मशाला बना लीजिए, थोड़े बहुत पैसे भी आने ही लगेंगे। बहू, मुझे लगता है तू इतने दिनों से खाना बना बना कर थक गई है, जिससे थकावट दिमाग पर चढ़ गई है। चल, मैं तेरी चंपी कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था। कुछ लोगों का ग्रुप रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी थी कि ट्रेन में जगह ही नहीं मिल रही थी। उस ग्रुप का लीडर गजोधर लाल बोला, यहाँ ट्रेन में तो चढ़ना लगभग नामुमकिन है। टिकट होते हुए भी हम लोग ट्रेन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अब हम क्या करें? पिताजी, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। ट्रेन में जगह मिलना तो मुश्किल ही है। सड़कों पर भी बहुत भीड़ है। हम सबको पैदल ही प्रस्थान करना पड़ेगा। सभी यात्रियों ने पैदल ही जाने का फैसला किया। सभी पैदल ही चल दिए। चलते चलते वो लोग हाईवे पर पहुंच गए। तभी उन्हें वही कच्ची सड़क दिखाई दी। उनमें से एक आदमी बिहारी ने बोला, गजोदर चाचा, हमका लगता है ये जो कच्ची सड़क है ये शॉर्टकट रास्ता है। हमें इसी रास्ते चलना चाहिए। हो सकता है रास्ते में कोई गांव पड़े तो वहाँ हमें कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। बिहारी लाल बिल्कुल सही कह रहा है। चलो, हम सब इस कच्ची सड़क से ही चलते हैं भैया। सैकड़ों गांव वाले उसी कच्ची सड़क पर चलने लगे और चलते चलते मनोहर के गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद उन्हें मनोहर की हवेली दिखाई दी। गांव वालों, हमारे बच्चे भूख प्यास की वजह से बेहोश हो रहे हैं। मुझे लगता है ये हवेली गांव के सबसे अमीर इंसान की है। ये हमारी मदद जरूर करेंगे। सही कह रहे हो चाचा। अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएंगे और रात भी काफी हो चुकी है। मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। बिहारी लाल ने दरवाजा खटखटाया तो मनोहर बाहर निकला। मनोहर सैकड़ों लोगों को देखकर हैरान हो गया। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी ममता, उसका बेटा अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की पत्नी राधिका भी आ गए। अरे बाप रे, इतने सारे लोग एक साथ! मैंने तो कल ऐसे ही अपनी ससुराल को धर्मशाला बोल दिया था। देखिए, ये कोई धर्मशाला नहीं है, हमारा घर है। बहू, तुम शांत रहो, मैं बात करता हूँ इन लोगों से। आप लोग कौन हैं? हमने इस गांव में आप लोगों को पहले तो कभी देखा नहीं। कहाँ से आए हैं आप लोग? भाई साहब, हम सब लोग कुंभ मेला में स्नान करने के लिए गए थे। हमारे साथ और भी लोग थे, लेकिन भगदड़ इतनी तेज मची कि वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हम सब की टिकट होने के बावजूद हमें ट्रेन में जगह नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी। वहाँ बहुत अफरा तफरी मच गई थी। अगर हम जबरदस्ती ट्रेन में बैठते तो कुछ लोग और अपनी जान से हाथ धो बैठते। इसीलिए हमने पैदल ही चलने का फैसला किया और चलते चलते हम आपके गाँव पहुँच गए। ये तो बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। अभी आप लोग सुरक्षित तो है ना? हाँ, जब तक बस ऊपर वाला चाहेगा हम लोग तभी तक सुरक्षित हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची कि हम पैदल एक कदम भी चल सके। 24 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया। चिंता मत कीजिए, आप लोग हमारी हवेली में ठहर सकते हैं। यहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बहू, इन सबको पानी पिलाओ और खाने पीने का भी इंतजाम करो। सासू माँ, सैकड़ों लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? हमारा घर तो सच में धर्मशाला ही बन गया।
इससे पहले कि उसकी सास कुछ बोल पाती, उसे भीड़ में मौजूद सभी औरतों ने कहा, आज के जमाने में आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं? आप लोग इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं। इस हवेली में जितने मर्द हैं वो देवता हैं और जितनी स्त्रियां हैं वो साक्षात देवी स्वरूप हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम सभी औरतें खाना बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपको लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं एक साथ मिलेंगी। उनकी बातों का असर राधिका पर बहुत गहरा हुआ। राधिका ने उन औरतों से कहा, हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं। आजकल लोगों के अंदर बुराइयां इतनी बढ़ गई है ना कि कोई भी इंसान हल्की सी भी अच्छाई कर देता है तो वो लोगों की नजर में भगवान बन जाता है। चलिए आप सब लोग मेरे साथ चलिए, हम सब लोग मिलकर खाना बनाएंगे। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोहर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राधिका ने उन सभी औरतों के साथ मिलकर खाना बनाया। मनोहर और अनिरुद्ध ने उनके बैठने और लेटने की व्यवस्था की। थोड़ी देर बाद राधिका ने अनिरुद्ध को रसोई में बुलाया। अनिरुद्ध जी, खाना बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है राधिका, माताओं और बहनों आप लोग भी बाहर आ जाइए, थक गई होंगी। उसके बाद मनोहर के पूरे परिवार ने मिलकर उन सभी को बड़े ही प्रेम से खाना खिलाया। सबकी थकावट भी दूर हो गई। आप सभी लोग थक गए होंगे और खाना खाने के बाद नींद भी आ रही होगी। अब रात में तो आप लोग सफर करेंगे नहीं, इसलिए आप सब लोग यहीं पर सो जाइए। हम सब भी आपके साथ यहीं सोएंगे, फिक्र मत करिए। और कुछ ही घंटों बाद सब वहीं आंगन में ही एक साथ सो गए। राधिका और अनिरुद्ध अभी तक जाग रहे थे। अनिरुद्ध जी, आज तो सच में हमारा घर धर्मशाला जैसा ही लग रहा है, लेकिन आज मुझे जरा भी थकावट नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार मुझसे अनजाने में कोई अच्छा काम हुआ है। चलो कम से कम तुम्हें समझ तो आया। राधिका, इस संसार में लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।